नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर नूरपुर। वर्तमान में एज एसडीएम जथैरी के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निर्वाचन के संबंध पर। आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोकल इलेक्शन के अंतर्गत पंचायतों में निर्वाचन हो रहे हैं एवं नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम में भी इलेक्शन है। इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटी छोटी 2-3-4 बातें बताऊंगा यहाँ, जो कि आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं हमारे रूरल एरियाज की या अर्बन एरियाज की। गांवों से लेकर शहरों तक, शहर से लेकर केंद्र तक, यदि महात्मा गांधी जी की बातों पर ध्यान से देखें, पहले की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत व्यवस्था थी। जब महात्मा गांधी की ये थिंकिंग थी कि जो सरकार है केंद्र पर है, वो उस रूरल या उस गांव तक नहीं पहुंच पाती, वहां की वास्तविक समस्याओं को नहीं पहचान पाती, जिससे कि उन समस्याओं का निराकरण कर सके। इसलिए उनके थॉट ने जन्म दिया विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है कि सरकार का छोटे छोटे भागों में बांटना। इसी के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। हमारे उससे जो तहसील लेवल या विकासखंड लेवल पर जनपद पंचायत का गठन किया गया और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया। सेम अर्बन एरिया की बात करें तो जो कस्बाई क्षेत्र हैं वहां नगर परिषद, जो उनसे बड़े कस्बा हैं या शहर हैं उनमें नगर पालिका, और जो बड़े शहर हैं जिनको महानगरों के नाम से जाना जाता है वहां नगर निगम स्थापित किए गए। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम पारित किए, डे बाय डे नए रूल्स आए। आप संविधान की जब बात करते हैं तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय संस्थाओं का गठन किया गया। इन संस्थाओं के तहत हमने छोटे छोटे लेवल में शक्तियों का विभाजन कर दिया, शक्ति का बंटवारा कर दिया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया। 1952 में पारित किया, जो कि 93 से लागू है। साथ में नगर पालिका अधिनियम भी पारित किया। इसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायतों का इलेक्शन कराना और नगरीय निकायों का इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तत्समय या वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन करा रहा है, जिसमें 3 चरण है। पहला चरण 25 जून को था, द्वितीय चरण का मतदान 1 जुलाई को था और तृतीय चरण का मतदान आज अर्थात 8 जुलाई को है। अब मतदान तो इस डेट में होना है, पर इसकी जो प्रोसीजर है बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। मध्य प्रदेश पंचायती निर्वाचन नियम 1995 या नगरीय निर्वाचन नियम 1994 के तहत इनकी एक निश्चित प्रोसीजर होती है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, जब निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा करता है, चुनाव की घोषणा के दिन से आचार संहिता लागू होती है। जब आचार संहिता लागू होती है, जहां जहां चुनाव है वहां वहां आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है। तो आदर्श आचरण संहिता के निश्चित रूल होते हैं कि क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते उन क्षेत्रों में, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या होना चाहिए, शासकीय कर्मचारी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये उस आदर्श आचरण संहिता में सारे प्रावधान हैं।
तो जिस दिन से आदर्श आचरण संहिता लागू होती है उस दिन से हमारे चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो चुनाव का पहला स्टेज होता है, चाहे हम पंचायत निर्वाचन की बात करें, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, नाम निर्देशन। नाम निर्देशन सामान्यतः 7 दिनों में होता है, 7 डेज का टाइम रहता है। मीन्स कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी पद या पोस्ट के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो नाम निर्देशन फॉर्म जमा करता है। अब नाम निर्देशन फॉर्म कहाँ जमा करता है? इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अलग अलग केंद्र निर्धारित करते हैं। जब जिला निर्वाचन अधिकारी केंद्र निर्धारित करते हैं तो वहां कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। कुछ सेक्टर होते हैं जहां ARO होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जनपद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर शब्द है, रिटर्निंग ऑफिसर का अर्थात वह व्यक्ति होता है या तो जनपद पंचायत के चुनाव में या पंचायती चुनाव में इसमें SDM या तहसीलदार होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अन्य जो क्लास 1 ऑफिसर को बना सकते हैं, या नायब तहसीलदार वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो इन केंद्रों में हम नाम निर्देशन पत्र जमा करते हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा होने के पश्चात इन सभी नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाती, जांच की जाती है कि हमने जो जो दस्तावेज मांगे थे वो दस्तावेज इन लोगों ने नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा किए कि नहीं किए हैं। उसको बोलते समीक्षा, स्क्रूटनी। उसके बाद स्क्रूटनी के पश्चात एक दिन ऐसा होता है जो जिनके फॉर्म सही होते हैं उनको एक समय दिया जाता है, इस दिन तक वो नाम निर्देशन वापस ले सकते हैं। मतलब किसी अभ्यर्थी का अपना फॉर्म उठाना हो तो उसको नाम निर्देशन की वापसी बोला जाता है। ये 1 या 2 दिन का समय रहता है। तत्पश्चात जब इसका समय अवधि समाप्त हो जाती है तो हम उसके पश्चात उनको देते हैं प्रतीक, चिन्ह, सिंबल कि किस व्यक्ति को क्या प्रतीक आवंटित हुआ है, अलॉट हुआ है। जब वो प्रतीक अलॉट हो जाता है, आवंटित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हमें पूरी लिस्ट दे देते हैं जिस पद के लिए वो खड़ा हुआ है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या प्रतीक आवंटित हुए हैं। जब प्रतीक आवंटन हो जाता है, प्रतीक आवंटन के पश्चात वो व्यक्ति चुनाव प्रचार में लग जाता है। फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर अपनी अन्य कार्यविधि जो चुनाव से संबंधित चीजें रहती हैं वो करना चालू कर देते हैं। इस बीच मतपत्रों का छपवाना, वहां जहां से सामग्री वितरण होना है उसका अरेंजमेंट, सामग्री का कलेक्शन, सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन, सामग्री के इकट्ठा करना, स्ट्रॉन्ग रूम तैयार करना, मतदान केंद्रों का निरीक्षण करना, ये सारी चीजें एक निश्चित समय में मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर को मिल जाते हैं। फिर सामग्री हर मतदान केंद्र वाइज सामग्री अरेंज की जाती है। जब सामग्री अरेंज हो जाती है तो उसको हम एक क्लोज रूम में रख देते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। वहां पुलिस व्यवस्था ऑलरेडी लगी रहती है जहां किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कोई ही नहीं जा सकता है। सामान्यतः स्ट्रॉन्ग रूम जब सामग्री लग जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी उसमें जा सकते हैं। तत्पश्चात जिस दिन हमारा उस क्षेत्र में मतदान होना है, सामान्यतः जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है उसमें 3 लेवल होते हैं, है ना, पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो जो पंचायत है उसमें पंच और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनपद में सदस्यों का इलेक्शन होता है और जिला पंचायत में सदस्यों का इलेक्शन होता है। जनपद के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अर्थात जो सदस्य चुनकर जनपद में बैठते हैं, जिला में बैठते हैं, वही लोग अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। पर किसको चुनते हैं? इसके लिए आरक्षण का पहले से प्रावधान, इसमें एक निश्चित प्रोसीजर होती है कि किस जनपद में किस कास्ट का या फिर किस समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। तो एक प्रोसीजर है। तो जिस दिन मतदान होना है उसके एक दिन पहले सामग्री वितरण होती है। उसके एक दिन पहले सामग्री का पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लगाया जाता है।
कि किस मतदान केंद्र में क्या क्या चीज जाना है, कितनी मतपत्र जाना है, कौन कौन सी सामग्री जाना है। उस दिन जिस दिन मतदान होता है उसके एक दिन पहले सुबह से सामग्री वितरण की जाती है। अब सामग्री किसको वितरण की जाती है, उसकी भी ड्यूटी लगाई जाती है, मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगती है। अब मतदान कर्मी जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनको एक डिकोड किया जाता है कि कौन से मतदान कर्मी किस मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, उनको सामग्री दी जाती है। फिर जितने मतदान केंद्र हैं उनके हिसाब से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होती है। ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में हमारे पास बस हो सकती है, जीप हो सकती है या अन्य कोई वाहन हो सकते हैं जिसके माध्यम से मतदान दल उनके गंतव्य स्थल तक जाते हैं। इस प्रोसीजर में हमारी पूरी टीम खड़ी रहती है, पुलिस व्यवस्था साथ रहती है, पूरे समस्त विभाग साथ रहते हैं, सभी विभागों के कर्मचारी इसमें सम्मिलित होते हैं। सामग्री वितरण के पश्चात अपनी टीम जांच करने के पश्चात अपनी बस में बैठती है। उसमें बस को पता रहता है, उसमें एक अलग से एक कर्मचारी रहता है जो उन मतदान केंद्रों तक उस बस को ले जाता है। बस जो मतदान कर्मी वहां पहुंचने के पश्चात अपनी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। फिर जिस दिन मतदान होना रहता है उस दिन मतदान की अपनी तैयारी पूरी करते हैं। सामान्यतः पंचायतों में 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होते हैं और मतदान के पश्चात मतगणना भी वहीं होती है। फिर मतदान समाप्त होने के पश्चात, मतगणना समाप्त होने के पश्चात पूरे मतदान दल अपने अपने जहां सामग्री वितरण की जाती है उसी जगह अपनी सामग्री लाके जमा करते हैं। जमा होने के पश्चात मतदान कर्मी अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु जो अन्य कर्मचारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, पुलिस बल वहां उपलब्ध रहता है। वो सारी सामग्री को जांच करके स्ट्रांग रूम में उसको जमा कर देते हैं। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि घोषणा कब करते हैं, उनको प्रमाण पत्र कब दिया जाता है। इसके लिए भी पहले से तिथि निर्धारित रहती है, डेट फिक्स रहती है कि किस दिन हमारा टैबुलेशन होना, सारणीकरण होना है। टैबुलेशन में क्या होता है कि हर मतदान केंद्र से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी के कितने वोट पड़े हैं, किस व्यक्ति की उनकी काउंटिंग होती है, उसकी डेट ऑलरेडी फिक्स रहती है। उस डेट में हम टैबुलेशन करते हैं। टैबुलेशन में हम सारी चीजें अरेंज करते हैं। तो जिस अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उस अभ्यर्थी को विजेता घोषित किया जाता है और सामान्यतः उसी दिन उनको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। ये हमारी मतगणना और टैबुलेशन की स्थिति हो गई। यहाँ उनको प्रमाण पत्र देने के पश्चात सामग्री को पुनः हम स्ट्रांग रूम सील करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको जमा कर देते हैं। ये तो हमारी सामान्य प्रोसीजर है। हम निर्वाचन से संबंधित और महत्वपूर्ण नियम भी जानेंगे जो कि एक सामान्य मतदाता होने के नाते आपको पता होना चाहिए। जो विद्यार्थी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सामान्यतः जरूरी है। जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं उनको इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।